गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है इंडस्ट्री। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरह से इंडस्ट्री की नीड होती है और किस तरह से इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। अंडरस्टैंड। उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था इंडस्ट्री का कि कितनी टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, लार्ज के साइज के अकॉर्डिंग और मनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्री है उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मीन्स किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, जब हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जिनसे रॉ मटेरियल जो मिले वो एग्रीकल्चर से आए। अंडरस्टैंड। मीन्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन दैट इंडस्ट्री विच गेट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये अपना जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से लेते हैं। जैसे आपका कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल है, वेजिटेबल एंड ऑयल इंडस्ट्री है। ये सारी जो इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। दैट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। मीन्स फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कैसी होती है? Those industry which get their raw material from forest are called forest based industry। ऐसे इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से गेट करती है उसी को हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री बोलते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसको रन करने के लिए फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आता है। और ऐसी इंडस्ट्री होती है आपकी पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, आपकी कार्डबोर्ड इंडस्ट्री। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फॉरेस्ट इंडस्ट्री के। अंडरस्टैंड। इसके बाद आपकी नेक्स्ट इंडस्ट्री होती है जिसको हम कहते हैं मिनरल्स इंडस्ट्री। तो मिनरल्स इंडस्ट्री क्या होती है? दो इंडस्ट्री विच यूज मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल आर नॉन एज मिनरल इंडस्ट्री। मीन्स मिनरल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। जैसे आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट इज क्लियर। और नेक्स्ट है आपकी मारीन बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्या होती है? दोज इंडस्ट्री विच यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मारीन बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल सी से लेती है, ओशन से लेती है, ओशन में मिलने वाला जितना भी मिनरल्स है, खनिज है या जो भी अदर फिश हैं, उनसे जो अपना रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री लेती है उसी को हम मारीन बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स किसी भी कंपनी को ऐसे एरिया में सेटअप किया जाता है जहां पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ऐसे एरिया में सेटअप किया जाएगा जहां पर एग्रीकल्चर से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है वो उसको ईजिली अवेलेबल हो। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम ऐसे एरिया में लगाएंगे जहां पर ज़्यादा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता हो। ऐसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को हम ऐसे एरिया में लगाते हैं कहाँ पे? जहाँ पर ज़्यादा जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो और वहाँ पर वो इंडस्ट्री इजीली रन कर जाए। तो ये जो फैक्टर है, जितने भी रॉ मटेरियल है, पावर है, आपका लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, इन सब पर आपकी जो इंडस्ट्री है क्या है? डिपेंड करती है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ये सारे फैक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा क्या है? पावर। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेंड टू द कंसंट्रेटेड इन दोज सोर्स ऑफ पावर थ्रू
पावर कैन बी ट्रांसमिट बट दोज इंडस्ट्री विच कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ पावर। तो अब पावर का सोर्स भी मैटर करता है, इसलिए ऐसे इंडस्ट्री जिनको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है उनको पावर हाउस के नियर ही क्या है सेटअप किया जाता है, या उनका खुद ही अपने का पावर हाउस होता है। अंडरस्टैंड। पहले मैंने बताया कि रॉ मटेरियल की जो नीड होती है किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा क्या होती है सेटअप होती है। जहाँ पर पावर ज़्यादा होती है सेकंड नंबर पर इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो कि शॉर्ट पावर से ही मतलब लेस पावर से रन कर जाती हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनको चलाने के लिए मोर पावर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनको उनका खुद का पावर हाउस भी होता है। अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है लेबर भी क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो लेबर इज द मेजर इनपुट इन मोस्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मोस्टली कंसंट्रेटेड इन डेंसली पॉपुलेशन एरिया और लेबर माइग्रेट टू इंडस्ट्रियल सेंटर। तो जो इंडस्ट्री है उसको लेबर ज़्यादा चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए लेबर चाहिए। लेबर क्या करती है वर्क करती है वहाँ पर, और जो मटेरियल्स होती है उसको प्रोडक्शन करती है, जो भी कंपनी थिंग्स बनाती है। तो इसीलिए लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पर लेबर पाई जाती है ऐसे ही एरिया में आपकी जो कंपनी सेटअप हो जाती हैं उनको वहीं पर इस्टेब्लिश किया जाता है, या बहुत सारी जो लेबर है वो माइग्रेट कर जाती है इंडस्ट्री एरिया में ताकि इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रोवाइड हो सके। डैट इज़ अ क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी मटेरियल है, अगर मान लो कोई कंपनी ऑटोमोबाइल्स का काम करती है, कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई कंपनी कोई आयरन एंड स्टील का जो है वो प्रोडक्शन करती है, तो उसको मार्केट में सेल करने के लिए और साथ के साथ रॉ मटेरियल को लाने के लिए भी कंपनी तक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए कंपनी को ऐसे एरिया में सेटअप किया जाता है जहाँ पर एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का पहले से वहाँ पे क्या हो अरेंजमेंट किया गया हो। अंडरस्टैंड। तो ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करता है कंपनी को रन करने के लिए। उसके बाद है मार्केट। अब जो भी कंपनी है उसके लिए मेन चीज़ होती है मार्केट। यदि कंपनी हमने कहीं किसी एरिया में सेटअप की है लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी मटेरियल हम उसमें क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं, यदि उसको सेल करने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं है तो डेफिनेटली कंपनी क्या करेगी रन नहीं कर पाएगी। इसलिए उसके नियर में मार्केट का होना भी आवश्यक होता है कि ऐसी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसको सेल करने के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है। इसलिए कंपनी को मार्केट के नियर क्या किया जाता है इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग unless unit finished goods reach the market needs to market essential for quick disposal of manufactured goods and for the purchasing raw material names of market reduce the cost of transportation. Most of the manufacturing industry concentrated in big cities. इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मार्केट कंपनी से बनने वाला जितना भी मटेरियल है, जो भी गुड्स है, उसको सेल कहाँ पर करेगी कंपनी मार्केट में। इसलिए बड़े बड़ी जो लार्ज स्केल कंपनी होती हैं उनको मार्केट के नियर में ही सेटअप किया जाता है। और लास्ट में आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मैटर करती है। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, उनके जो वो गुड्स हैं प्रोड्यूस कर रही हैं उनके गुड्स पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, उनका प्लांट जो इंडस्ट्री का प्लांट है जो सेटअप किया है उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं है, तो ये सारी जो पॉलिसी कौन बनाता है गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसी के टैक्स को कम करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर जो टैक्स ड्यूटीज़ है उनको कम करना, इन सब में भी मैटर करता है क्या आपका इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर भी डिपेंड करती हैं। मीन्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन प्लानिंग द फ्यूचर distribution of industry for the reducing the regional disparities, elimination of the pollution air and water, and for the avoiding their heavy clustering in big cities has become the important location factor. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्पेशल जोन बना के देती है जिनको SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन के नाम से हम जानते हैं, ताकि कंपनी को वहाँ पे सेटअप किया जा सके। इन स्पेशल इकोनॉमी जोन्स में कंपनी के लिए
आपकी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर आपकी वाटर की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट ये भी की पॉलिसी ये भी रहती है कि किसी भी कंपनी को जो आबादी वाला शहर है, जो सिटी है, उससे बाहर सेटअप किया जाए ताकि पॉल्यूशन की समस्या भी वहाँ पर प्रॉब्लम कम हो सके, कि ज़्यादा पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। तो ये सारा जो मैटर था वो क्या था कि फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कि मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी जो मेजर हैं वो इंडस्ट्री होती है। तो पहली होती है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, आपको पता है कि किसी भी कंट्री की जो बेस है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है। आयरन एंड स्टील से बहुत सारी जो डेली लाइफ में यूज़ करने वाली जितनी भी थिंग्स है वही बनाई जाती हैं। साथ के साथ जितने भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, जो आपके वेपन्स हैं और आपकी मशीनरी है, एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो सब आपकी आयरन एंड स्टील की ही बनी होती है। अंडरस्टैंड। तो आयरन एंड स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर बात करें कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर, तो यूएसए जो है वो लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और स्टील कंपनी का वर्ल्ड के अंदर। और यूएसए के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसके अंदर एक द ग्रेट लेक ऑफ द रीजन, एक ग्रेट लेक नाम का एक रीजन है, उसमें क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आयरन एंड स्टील का। इसके साथ साथ पीटर्सबर्ग है, यंगस्टन है, चिकागो है, ग्रे है, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं जहां पर आयरन एंड स्टील कंपनी को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर सेटअप किया गया है और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आयरन एंड स्टील की। अंडरस्टैंड। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया बिगेन द 1870 व्हेन द बंगाल आयरन कंपनी वर्क सेटअप इट्स प्लांट्स कुल्टी इन वेस्ट बंगाल। तो इंडिया के अंदर जो आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में भी यहाँ पर ज़्यादा फेमस हुई थी। और 1870 में बंगाल के अंदर एक क्या जगह है कुल्टी, उसमें भी एक प्लांट सेटअप किया गया था। तो लेकिन आज़ादी से पहले 1907 में एक टिस्को नाम की कंपनी, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, वो जमशेदजी टाटा के द्वारा आपकी सेटअप की गई थी। और ये इसने लार्ज क्वांटिटी में इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन किया। जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी बहुत सारे वेपन्स इस कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को प्रोवाइड कराए थे। तो आयरन एंड स्टील जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिस्को इंडिया के अंदर। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वहाँ का जो आसपास का रीजन है उसमें मिलता है, उड़ीसा वगैरह में, वहाँ से इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। साथ के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए जो कोलकाता पोर्ट वगैरह है और जमशेदपुर से जो कनेक्टिविटी है और सिटीज़ की, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस एरिया में टिस्को के लिए सफिशेंट वाटर है। वहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है जिससे ये जो कंपनी है वहाँ से वाटर गेट करती है और अपने आप को रन कराती है। लेबर भी उस एरिया में ज़्यादा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से या उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है जहाँ से लोग इस कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए इस एरिया में लेबर भी इसको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके बाद होता है पावर। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, पावर की सप्लाई के लिए इस कंपनी को स्पेशल वो पावर प्रोजेक्ट सप्लाई देता है पावर की। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्री है जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा पार्ट होता है वूलन टेक्सटाइल और थर्ड इसका पार्ट होता है सिंथेटिक टेक्सटाइल। दैट इज द क्लियर। अब वर्ल्ड के अंदर जितने भी कॉटन टेक्सटाइल हैं वो आपका यूएसए में, जापान में, इंडिया में, चाइना में, रसिया में, ये अपना एक मेजर प्रोड्यूसर है किसके, कॉटन टेक्सटाइल के। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जापान में भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। जापान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड के अंदर। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। आपको पता है इंडिया की जो कॉटन है वो फाइन क्वालिटी की होती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई थी तो उसने बहुत सारी जो कॉटन की एक्सपोर्ट था उसको ब्रिटेन के लिए भी किया था। और यहाँ पर वो इसी पर्पज़ से आए थे कि जो यहाँ के जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्दी रिसोर्स पाए जाते हैं। और उसमें कॉटन भी एक ऐसा रिसोर्स था जो जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे
उन सबको कॉटन ने इंडिया की तरफ उनको खींचा। अंडरस्टैंड। तो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल है वो लार्ज स्केल पे किया जाता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। इंडिया के अंदर जो फाइन क्वालिटी का जो यार्न है वो भी यहाँ पर बनाया जाता है कॉटन की हेल्प से। और इंडिया के अंदर जो अहमदाबाद है वो गुजरात का एक सिटी है जिसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। और इसको इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो क्या है, अहमदाबाद, इसलिए इसको क्या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इसको हम कहते हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल भी इजीली वहाँ पर मिल जाता है और ह्यूमिडिट क्लाइमेट भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। कॉटन ब्लैक सॉइल में होती है आपको पता है, इसलिए इसकी जितनी भी कंपनीज हैं वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, इधर एरिया में ज़्यादा सेटअप की गई हैं, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल को रॉ मटेरियल ईजिली इन एरिया से मिल जाता है। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें अब इंडस्ट्री एंड पॉल्यूशन की, देखिए जो इंडस्ट्री होती है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। इंडस्ट्री पॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी आपका स्मोक है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज हैं, जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में निकलती हैं, जिससे हमारी जो ब्रेथ लेने की जो कैपेसिटी है वीक हो जाती है, मतलब हमें सांस लेने में तकलीफ़ें हो जाती हैं, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो बीमारियां हैं वो घेर लेती हैं। तो इंडस्ट्री से भी हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, इसकी जो हानिकारक जो हार्मफुल गैसेज होते हैं वो एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं। और जब हम ब्रेथ करते हैं, जब हम घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सारी हमारी ब्रेथ के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाते हैं उनके पार्टिकल्स, और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो रोग्स हैं वो हमें क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ क्या हो जाती हैं, जैसे लंग्स कैंसर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ के साथ ये वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री है वो वाटर पॉल्यूशन में भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी है, कॉयल इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाला जितना भी वाटर है उसके अंदर केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और वार्म वाटर भी उनको जो ड्रेनेज है उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो सब क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और साथ के साथ जो लैंड डिग्रेड है, जो लैंड डिग्रेडेशन है, इसका भी कॉज क्या है, एक इंडस्ट्री है, कि इंडस्ट्री की वजह से ये सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, और उसको एग्रीकल्चर के लिए वो नहीं रह पाती है। तो इन सबको हमें क्या करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कि वाटर पॉल्यूशन को भी हम कंट्रोल करें और एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करें। तो उसको कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर हैं वो हम देखते हैं। मिनिमाइज यूज वाटर ऑफ द प्रोसेसिंग बाय द रीयूजिंग द साइकिलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। जब हम वाटर को रिलीज करते हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो उन सब केमिकल्स को अलग कर देना चाहिए, यानी वाटर की साइकिल करना चाहिए, एक तरह से उसको क्या करना चाहिए, उसको कंप्लीटली केमिकल फ्री कर देना चाहिए, तब हम उसको रिलीज करना चाहिए। यदि हम वार्म वाटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम फ्लो कर रहे हैं लैंड पर या किसी ड्रेनेज में, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, कूल करना चाहिए, ताकि इक्वेटिक लाइफ उससे हार्मफुल ना हो, ठीक है, हार्म ना हो। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब हमें क्या करना है कि जो वाटर है उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, और जितनी हमें वाटर की क्वांटिटी है हमें उस वाटर को यूज़ करना चाहिए, ताकि वाटर के वेस्टेज को भी हम बचा सकें। उसके बाद है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इनफिल्ड बिफोर द रिलीजिंग दैम रिवर्स एंड पॉन्ड। ये मैंने बताया दिया कि जो हॉट वाटर है उसको पहले क्या करना चाहिए, इन्फ्लेंट करना चाहिए, छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, कूल कर देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, और उसको हम इजीली फिर क्या से रिलीज कर सके, ठीक है। उसके बाद बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्री विद इलेक्ट्रोस्टिक्स, प्रीसिपिटेटर्स, फाइबर फिल्टर्स, स्कार्बर्स एंड इंटरनल स्पेक्ट्रेटर्स। अब हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी आपके स्मोक को सोखने वाले, स्मोक के अंदर जो हानिकारक पार्टिकल्स हैं उनको कम करने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जो फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ पर, ताकि हम हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हमें लेने चाहिए। तो आई होप आज मैं
आज की इस वीडियो में जो आपको नॉलेज प्रोवाइड की है, कराई गई है, आपने उसको ईजिली गेट किया होगा और इस टॉपिक को समझने की फुल ट्राई की होगी। तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।